अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज सुबह पीआईए का एक तैयारा कोलालमपुर एयरपोर्ट पर कब्जे में ले लिया गया है, जिसकी वजह मलेशिया की अदालत का एक फैसला है जो उसने तैयारा लीज पर देने वाली कंपनी की दरख्वास्त पर सुनाया है। कौमी एयरलाइन के तर्जुमान ने तस्दीक की है कि आज सुबह बोइंग 777 कोलालमपुर से पाकिस्तान वापसी के लिए तैयार था। मुसाफिर भी तैयारे में बैठ चुके थे, लेकिन फिर अमले को अचानक आगाह किया गया कि एक अदालती हुक्म के बाइस परवाज की इजाजत नहीं दी जा सकती। तर्जुमान के मुताबिक इस तैयारे की अदायगियों से मुतालिक एक निजी कंपनी के साथ बरतानिया की अदालत में अक्टूबर 2020 से मुकदमा जेर समात है। इसके बावजूद मज़कूरा कंपनी ने मलेशिया की अदालत से रुजू किया, जिसने पीआईए को नोटिस जारी किए बगैर और उसका मौक़िफ़ सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। हुक्म इम्तना ऐसे वक्त में हासिल किया गया जब वीकेंड होने की वजह से 2 रोज तक पीआईए कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। मुसाफिरों को खलीजी मुल्क की परवास के जरिए वतन वापस रवाना कर दिया गया, जबकि पाकिस्तान में माहिरीन मामले का कानूनी जायजा ले रहे हैं और सिफारती जराए भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तर्जुमान का यह भी बताना है कि पीआईए ने 2015 में बोइंग 777 तैयारा लीज पर हासिल किया था। मुआहदे की रूह से अदायगियों पर इख्तिलाफ का मामला निजी कंपनी बरतानवी अदालत में ले गई थी, जिसकी अगली समात 22 जनवरी को होना है। तैयारे को कब्जे में लिए जाने के बाद पीआईए के अमले को 14 दिन करंतना में गुजारने थे, लेकिन मलेशिया के हुक्काम ने अमले को भी वापसी की इजाजत दे दी है और अमले की जल्द वतन वापसी के इंतजाम किए जा रहे हैं। जियो न्यूज़ को हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक ये तैयारा दिसंबर 2005 से वियतनाम एयरलाइन के जेर इस्तेमाल था, जिसके 10 साल बाद 2015 में पीआईए ने इसे लीज पर हासिल किया। मलेशिया की अदालत का फैसला आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस फैसले के मुताबिक पेरिग्रीन एविएशन चार्ली लिमिटेड नामी कंपनी ने कोलालमपुर की मलाया हाई कोर्ट से रुजू किया और यह मामला उन 2 तैयारों से मुताल्लिक है जो पीआईए ने 1 अक्टूबर 2015 को आयरिश कंपनी एयरकैप से लीज पर हासिल किए थे। एयरकैप ने ये तैयारे 16 मार्च 2018 को डीड ऑफ नोवेशन के जरिए पेरिग्रीन नामी कंपनी के हवाले कर दिए थे, जिसने अब लेन देन के तनाजे पर हाई कोर्ट से उबूरी हुक्म इम्तना हासिल कर लिया है। उबूरी हुक्म में कहा गया है कि मज़कूरा दोनों तैयारे जब भी मलेशिया में पाए जाएं, उन्हें आइंदा समात तक कब्जे में ले लिया जाए और केस के सारे अखराजात पीआईए बर्दाश्त करे। लिहाजा मलेशिया के हुकाम ने इस तैयारे को उड़ान भरने से रोक दिया है और मलेशिया की वजारत ट्रांसपोर्ट ने बताया है कि तैयारा अगली समात तक परवाज नहीं कर सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल सामने आया। उनका कहना था कि इस मामले पर मलेशिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन मुतालिका हुकाम से राब्ते में है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने अपने ट्वीट में कहा कि तैयारा 12 साल पहले लीज पर लिया गया था। कोरोना की वजह से तैयारा पिछले महीनों में इस्तेमाल नहीं हो रहा था। जैसे पूरी दुनिया में कोरोना के बाइस रेट कम हुए, पीआईए भी उनके साथ नए रेट पर बात कर रहा था। ये मामला असल है क्या? तैयारा 5 साल पहले लीज पर लिया गया या 12 साल पहले? मसला नए रेट का था या दूसरी कुछ पेमेंट थी जिसकी वजह से ये तनाज़ा खड़ा हुआ? तर्जुमान पीआईए अब्दुल्ला हफीज़ हमारे साथ मौजूद। अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला, दोस्त मुल्क है मलेशिया, ये अचानक फैसला आता है, एक्स पार्टी आता है, अखराजात भी पीआईए ने अदा करने हैं, साथ में फैसला कल आया, आपको बताया नहीं गया और अचानक जहाज़ को कब्जे में ले लिया गया। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये एक बहुत ही एक यूनिक और मैं इसको कह सकता हूँ कि ताजुब-अमेज़ बात है कि नॉर्मली जब होता है ये कि आप किसी केस में, यानी देखिए, 2 पार्टियों के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, पेमेंट डिस्प्यूट आ सकती है, आप अदालत से रुजू कर सकते हैं मुआहदे की रूह से। नॉर्मली इंटरनेशनल मुआहदों में ये बात लिखी हुई होती है कि अगर इन केस कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा तो कौन से मुल्क के लॉज जो हैं वो इस पूरी चीज़ को गवर्न करेंगे। इसके अंदर यूके का मेंशन था, यूके में केस हुआ, पीआईए यूके को कंटेस्ट कर रहा है, अभी उनके खिलाफ फैसला आया नहीं। ऑल ऑफ अ सडन वो गए और जाके उन्होंने मलेशिया से एक एक्स पार्टी डिसीजन ले लिया, जिसका मतलब ये है कि दूसरी तरफ से पीआईए के मौक़िफ़ को ना सुना गया, ना पीआईए को किसी किस्म का नोटिस सर्व किया गया। जो कि एक और अजीब बात इस वजह से है कि पीआईए मलेशिया में रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काम करती है, पीआईए के वहाँ पे असासे हैं, पीआईए की वहाँ पे प्रेजेंस है, पीआईए के रजिस्टर्ड ऑफिसेज हैं और पीआईए की सेल्स उनके बैंक अकाउंट में आती है। इस चीज़ के ऊपर ज़रा थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि अगर पीआईए को वो सुना जाता और पीआईए का मौक़िफ़ लिया जाता तो शायद फैसला इस तरह का ना आता जो कि अभी आया। मुझे ये बताइएगा, ये मामला है क्या? किस बात पर इस कंपनी के साथ एक डिस्प्यूट पैदा हुआ जिसकी वजह से वो बरतानिया में अदालत में गए और वहाँ पर केस चल रहा है, मगर अचानक मलेशिया जाके ये काम किया गया?
देखिए पीआईए ने ये जहाज दो जहाज इनफैक्ट ये दोनों बोइंग 777-200 ERs एक्सटेंडेड रेंज जहाज है। ये हमने इस कंपनी से, जिस कंपनी ने हमारे ऊपर केस किया, 2015 में एक टेंडर के जरिए हमने लीज पे लिए थे। ये जहाज हमसे पहले वियतजेट के पास उड़ते थे, जिसकी वजह से कंफ्यूजन ये आ रही है कि शायद ये जहाज वियतनाम के थे। ये वियतनाम के नहीं थे। जिस कंपनी से हमने लिए वो दुबई बेस्ड कंपनी है। 2015 से इसकी लीज की पेमेंट प्रॉपरली होती हुई आ रही थी। 2020 के अंदर कोविड के बायस हमारा उनके साथ एक डिस्प्यूट आया पेमेंट के ऊपर, कि पेमेंट की कुछ टर्म्स हमारे लिए हम ये समझते थे कि मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक सही नहीं है। उस टर्म के ऊपर हमने उनको कन्विंस करने की कोशिश की, वो ऑब्वियसली नहीं हुए। उन्होंने लीगल कोर्स ऑफ एक्शन इख्तियार किया और उन्होंने जाके यूके की कोर्ट में अक्टूबर 2020 को एक केस दायर कर दिया, जो कि जिसके अगेंस्ट पीआई को नोटिस मिला और पीआई की लीगल टीम ने जाके उसको कंटेस्ट कराना शुरू कर दिया। 22 जनवरी को उसकी अगली पेशी है यूके के अंदर, और हमारी तमाम तवज्जो जो थी वो उस तरफ मरकूज थी। हम उस केस को कंटेस्ट कर रहे थे। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो इस तरह सरप्राइज देंगे और जाके मलेशिया की अदालत में एक केस करके जहाज को इंपाउंड भी करा देंगे। ये एक बहुत रेडिकल स्टेप है। नॉर्मली एयरलाइंस या एयरलाइन के और लीजिंग कंपनियां इस हद तक नहीं चाहती कि इस तरह का कोई एक्शन लें, अनलेस वो एयरलाइन या तो डिफॉल्ट कर गई हो या वो उस एयरलाइन के साथ किसी किस्म का और इख्तलाफ हो गया हो। तो ये एक ज़रा बहुत अजीब किस्म का जो एक्शन था जो उनकी तरफ से किया गया। ताहम अब ये चीज़ आ गई है, मामला अदालत के अंदर है और ये अदालत से ही हल होगा। और हम अभी चूंकि आगे वीकेंड आ गया और इसकी टाइमिंग इस तरह की रखी गई थी कि जी वीकेंड के ऊपर आप, वीकेंड की वजह से आप जल्दी उस पर एक्शन ना ले सकें, तो मंडे से इसके ऊपर कार्रवाई होगी और ये केस हम अब मलेशिया की अदालत में भी कंटेस्ट करेंगे। अच्छा, मगर ये जो $14 मिलियन वो क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर बनते हैं, वो मामला है क्या? क्या कोरोना के दौरान जो उनकी इंस्टॉलमेंट बनती थी, जो उनका रेंट बनता था, हमने वो नहीं दिया, उसके ऊपर निगोशिएशन जारी थी? या वो तो हम दे रहे थे मगर जो दूसरे मामला थे मेंटेनेंस के हवाले से, जो दूसरे क्लॉजेज हैं, वो पैसे इस वक्त डिस्प्यूटेड है? क्योंकि शहबाज गिल साहब ने कहा एक तो 12 साल पहले लीज पर लिया गया, फिर आप कह रहे 5 साल पहले लीज पर लिया गया, तो कब लिया गया? और दूसरा, क्या हम उनसे जो उनका रेंट बनता है वो अमाउंट नीचे करा रहे थे या दूसरे मामलात में हम उनसे निगोशिएट कर रहे थे? देखिए, लीज के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। एक मेन उसका रेंट होता है, एक मेंटेनेंस रिजर्व होते हैं कि जहाज जितना ज़्यादा फ्लाई करता है उतना ज़्यादा आपने उसकी पेमेंट करनी है मेंटेनेंस रिजर्व के सिलसिले में। इसके अलावा इंश्योरेंस होती है। कोविड के दौरान जब चूंकि जहाज ग्राउंड पे रहे तो बहुत सारी ऐसी पेमेंट जो कि उसके उड़ने से ताल्लुक़ रखती हैं, वो हमारे ख्याल में उनकी पेबल नहीं बनती थी, बिकॉज जहाज़ की यूटिलाइजेशन नहीं हो रही थी या जहाज़ की उम्र उससे नहीं बढ़ रही थी। उसके ऊपर हमारा एक उनके साथ जो है वो डिस्प्यूट राइज हुआ और इस डिस्प्यूट के ऊपर हम उनके साथ अभी बात कर रहे थे। और हमारा ख्याल ये था कि चूंकि कोरोना के दौरान नॉर्मली एग्रीमेंट में भले ये चीज़ कवर हो, लेकिन एक फोर्स मज्योर की क्लॉज होती है, जिसका मतलब ये है कि बियॉन्ड योर कंट्रोल या एक्ट ऑफ गॉड की सूरत में अगर कोई चीज़ आ जाए तो उसमें कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। और हम ये क्लेम कर रहे थे कि कोविड एक एक्ट ऑफ गॉड है। ये 100 साल में शायद एक दफ़ा इतना बड़ा पेंडेमिक आता है और इस सिलसिले में पूरी एविएशन इंडस्ट्री या पूरी इंडस्ट्री मुतासिर हुई है बहुत ज़्यादा। तो उस क्लॉज को यहाँ पे इन्वोक किया जाना चाहिए। और 12 साल से इसकी लीज का इशू नहीं है। ये जहाज़ 2015 में पीआई के फ्लीट में हिस्सा बना और 2021 में इसने हमारे फ्लीट से चले जाना है, क्योंकि इसकी जुलाई में लीज की टेन्योर है वो भी पूरा हो रहा है। क्योंकि थोड़ा सा ही टाइम रह गया था लीज खत्म होने में, तो क्या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की कोशिश की गई या की जाएगी? और आइंदा जब आप नए मुआहदे करेंगे तो इन क्लॉजेस का ज्यादा बेहतर ख्याल रखा जाएगा कि बेहतर एग्रीमेंट्स हो आपके ख्याल में? देखिए, मेरे ख्याल में उनकी तरफ से भी अर्जेंसी इसी वजह से ही है, बिकॉज वो ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म एसोसिएशन अब फाइनली एंड के ऊपर आना शुरू हुई है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की अभी बात नहीं हुई, बिकॉज अभी ये बात कोर्ट में गर्म है। आप इसको कह सकते हैं कि इसके ऊपर अभी कंटेस्ट हो रहा है। अभी दोनों साइडों का बात जारी नहीं की गई। ऑब्वियसली आप इंगेज करते हैं। आज भी पीआईए ने उनकी कमर्शियल टीम के साथ रब्ता किया और उनको ये बात बोला गया कि जी जो एक्शन उन्होंने लिया है वो सही नहीं था या वो उसको इस मौके पर लेना चाहिए था। तो आप हमेशा मुज़ाकरात के या हमेशा बातचीत के दरवाजे तो खुले रखते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपकी उनके साथ एक बिजनेस रिलेशनशिप है जो कि अभी तक कायम है, तो बातचीत उनके साथ बिल्कुल जारी है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का अभी काम नहीं हुआ। और बाकी जो हमारी उनके साथ है वो मैंने आपको बता दिया कि जिस तरह चंद महीनों की हमारा उनके साथ रह गया दोनों जहाज़ों की लीज, और उसके बाद ख़त्म होगी तो फिर देखा जाएगा कि नया अरेंजमेंट हमारा क्या बन सकता है। और चूंकि आप एक बहुत एक्सटेंसिव प्रोसेस फॉलो करते हैं बाकी एयरलाइनों की मुनासबत से, पीआईए को पेपरा रूल फॉलो करते हुए नए जहाज़ जो है वो 7-8 महीने बाद मिलते हैं और इस दौरान कई दफ़ा जो है वो जहाज़ जिनकी इनिशियल ऑफर होती है वो चले भी जाते हैं, आपके पास रहते नहीं। तो इस वजह से इस मुश्किल, इस दुश्वारी की वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन में आपको बहुत ज़्यादा ये
रीनेगोशिएशन में आपको बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ आती हैं। और हमारा तो ये गेम प्लान ये था कि ये कॉन्ट्रैक्ट जब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है या अगले चंद महीने रह गए, वी वर थिंकिंग कि जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट या जो नेक्स्ट जहाज़ आएगा वो बेहतर टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर आएगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हफीज़ खान, तर्जुमान PIA की राय आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। 122 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हो चुका है और इस नुकसान में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत नून लीग के दौर में किए गए तवील मुद्दती मुआहदों के खिलाफ मुसलसल बात करती रही, बयानियां बनाती रही और अब पाकिस्तान में जो भी LNG आ रही है, जो सस्ती LNG आ रही है, वो इन्हीं तवील मुद्दती मुआहदों की वजह से आ रही है। आज जब पाकिस्तान ने मार्च के लिए 3 टेंडर्स के लिए बिड्स खोली, आज खोली, तो 9 से 10 मार्च के लिए 22.2% का कम से कम रेट मिला। 16 से 17 मार्च के लिए 17.8% और 22 से 23 मार्च के लिए 17.19% का कम से कम रेट मिला है, यानी औसत 19% का रेट, जो पाकिस्तान को तेल की कीमतों पर $10.5 तक का पड़ेगा। जबकि तवील मुद्दती मुआहदों के जरिए कतर से 13.3%, ENI से 11.9% और गनबर से 11.6% पर LNG आ रही है। अब अहम बात यह है कि इस वक्त जबकि दुनिया में LNG नहीं मिल रही और बहुत महंगे सौदे हो रहे हैं, इन तवील मुद्दती मुआहदों की वजह से पाकिस्तान को हर महीने 7 कार्गो यकीनी मिल रहे हैं। अगर ये तवील मुद्दती मुआहदे ना होते तो 2 मसले होते। एक तो महंगी LNG मिलने का मसला और दूसरा इंतहाई महंगे रेट्स पर भी LNG ना मिलने का मसला, जैसा कि जनवरी में हुआ है। इस वक्त घरेलू सारिफीन और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को भी वादे के मुताबिक गैस नहीं दी जा रही है, क्योंकि जब पाकिस्तान ने जनवरी के लिए देर से टेंडर किए तो आप देख सकते हैं कि शुरू के 20 दिन के लिए कोई सप्लायर ही नहीं आया और आखिर के 10 दिन के लिए भी 17.3% तक का रेट मिला। 3 कार्गो ना खरीदने की वजह से इंडस्ट्री के रहनुमाओं ने हमारे प्रोग्राम में बताया कि LNG के टर्मिनल पर जगह मौजूद है, मगर हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली की वजह से गैस का बहरान पैदा हुआ। कैपेसिटी टर्मिनल्स के ऊपर मौजूद है, LNG यकीनन इंपोर्ट की जा सकती थी। हमारी बात हुई PGP के जो पाकिस्तान गैस बोर्ड का टर्मिनल है वहाँ पे भी, और जो दूसरा टर्मिनल है एंग्रो का, हमने वहाँ पे उनसे कंफर्म भी किया कि कैपेसिटी अभी उनके पास मौजूद है। और जो लाइन है, जो ट्रांसमिशन लाइन जो गैस को ट्रांसपोर्ट करती है, उसके अंदर भी कैपेसिटी मौजूद है। तो यकीनन गैस की अवेलेबिलिटी, अगर उसको बाइंग की जाती है, टाइमली एक्शन लिए जाते, तो गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जा सकता था और आज जिस क्राइसिस का हम शिकार हैं, इस क्राइसिस को अवॉइड किया जा सकता था। सिर्फ एक दिन के लिए आपको गैस नहीं मिल रही है इस वक्त? नहीं, वो 24 घंटे का कहा गया था, लेकिन वो कोई 30-32 घंटे में रिस्टोर हुई। लेकिन अगले हफ्ते फिर यही होगा, उससे अगले फिर। ये जो लॉन्ग टर्म के जो 8 कार्गो है वो तो आएंगे जनवरी में। आखिरी 3 दिनों में भी प्रॉब्लम आएगा और अभी के शुरू के दिनों में भी प्रॉब्लम आएगा, जिस तरह से आपके लॉन्ग टर्म वाले कार्गो आएंगे। अगर ये स्पॉट के ऊपर स्पॉट बाइंग कर लेते, उसके साथ करते, तो मेरा ख्याल है कि ये वाला जो प्रॉब्लम जो अभी आया है वो ना आता। अब अहम बात यह है कि इस दफ़ा तवील सर्दी का मौसम होने का पहले से ही बता दिया गया था, मगर जो फरवरी के लिए टेंडर किए गए उसमें फरवरी के शुरू के 15 दिन के लिए भी टेंडर ही नहीं किया गया है। सिर्फ आखिर के 15 दिन के लिए सिर्फ 2 कार्गोज का टेंडर किया गया और उस पर भी रेट मिला 23.4%। यानी फरवरी के शुरू के 15 दिन भी गैस की कमी का सामना रहेगा और फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा होगी। हालांकि नेपरा बार बार हुकूमत को बता रहा है कि मेरिट ऑर्डर की खिलाफवर्जी हो रही है। LNG से सस्ती बिजली की जगह महंगे प्लांट्स चलाकर महंगी बिजली पैदा की जा रही है, जिससे सर्कुलर डेट में मजीद इजाफा हो रहा है। हर तरफ से कौम का अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि नदीम बाबर और उमर अयूब इनकार करते रहे कि जल्दी टेंडर या देर से टेंडर करने से कीमतों पर फर्क नहीं पड़ता। हम सितंबर से बताते रहे कि दुनिया में सर्दियों की डिमांड बढ़ने और सप्लाई मुतासिर होने की वजह से कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, इसलिए हुकूमत को जल्दी करनी चाहिए, मगर मुसलसल इनकार किया गया और नवंबर से मुसलसल हर टेंडर में अरबों रुपए का नुकसान किया गया। जनवरी के लिए 10 दिसंबर को महज 20 दिन पहले टेंडर खोला तो शुरू के 20 दिन के लिए सप्लायर्स नहीं मिले, फिर इमरजेंसी टेंडर किया तो 40% तक का रेट मिला, यानी डॉलर्स में $19.8 तक का रेट, जो इतना महंगा था कि हुकूमत ने LNG ना लेने का फैसला किया। और फिर जनवरी में गैस का बहरान अवाम और इंडस्ट्री दोनों को भुगतना पड़ा। फरवरी के लिए भी 28 जनवरी को टेंडर खोला, जिसका देर करने की वजह से 23.4% का रेट मिला। हालांकि 10 दिसंबर को यही रेट 17% तक मिल रहा था। उस वक्त मार्च का रेट 14% तक मिल रहा था। इससे 2 माह पहले
10 से 11% पर LNG मिल रही थी। मगर इसमें मजीद अहम बात यह है कि अगर दिसंबर जितनी देर फरवरी में कर दी जाती तो पाकिस्तान को और नुकसान होता। पाकिस्तान को 35 से 40% तक का रेट मिलता, जो इस वक्त नजर आ रहा है। नदीम बाबर साहब और उमर अयूब साहब पहले इनकार करते रहे कि जल्दी नहीं खरीद सकते थे, फिर अप्रैल के टेंडर का इश्तिहार 28 दिसंबर को देकर अपनी ही बात की नफी भी कर दी है। मगर जो सर्दियों में नुकसान होना था वो पाकिस्तान का हो चुका है। यानी महंगी LNG खरीदने से इन सर्दियों में 35 अरब रुपए से जायद का नुकसान अलग, LNG ना होने से फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करने की वजह से अरबों रुपए का नुकसान अलग, इंडस्ट्री को गैस ना मिलने की वजह से जनवरी में उनकी पैदावार और मुतासिर होने का नुकसान अलग, अवाम को गैस ना मिलने की वजह से उनको महंगी LPG और लकड़ियों पर गुजारा करने का नुकसान अलग हुआ है। वजीर आजम को खुद देखने की जरूरत है कि जो गलतियां 2018 की सर्दियों में उनकी हुकूमत ने की और 2019 की सर्दियों में नहीं दोहराई, वो एक दफा फिर 2020 में दोहरा कर इस मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान क्यों किया गया और फायदा किसे पहुंचाया गया। वजीर आजम ये नदीम बाबर साहब से पूछें, क्योंकि पूछने के लिए हमने आज भी उन्हें प्रोग्राम में आने की दावत दी मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। प्रोग्राम में शामिल करते हैं। ऑपोजिशन जमातें अब से 4 रोज बाद इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करेंगी। PTI फॉरेन फंडिंग केस के जल्द फैसले का मुतालबा दोहराएंगी। मगर सवाल यह है कि क्या ऑपोजिशन ने तमाम उम्मीदें फॉरेन फंडिंग केस से जोड़ ली हैं या उन्हें ऐसी कोई उम्मीद दिला दी गई है? क्योंकि इसके बाद PDM क्या करने जा रही है अब तक वाजे नहीं है। ना लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान हुआ है, ना ही उसके रुख का तयन हुआ है। तो आखिर क्या उम्मीदें हैं इस वक्त ऑपोजिशन की? हमारे साथ एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब, पहले मरहले में आप लोगों की जो डेडलाइंस थी उसमें तो कामयाबी नहीं हुई। ये जो अचानक कॉन्फिडेंस है आपका, ज़ाहिर हुकूमत भी कॉन्फिडेंट है, वो क्या इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से आप लोगों को उम्मीद है या उम्मीद दिलाई गई है जिसकी वजह से आप लोगों को लगता है कि यहाँ से कुछ हो जाएगा हुकूमत के खिलाफ? देखिए शाहजेब साहब 6 साल से फॉरेन फंडिंग केस में NRO पे चल रहे हैं। दूसरों को कहते हैं मैं NRO नहीं दूंगा, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा NRO इनके पास है। क्योंकि अगर फॉरेन फंडिंग केस का बर वक्त फैसला हो जाता तो इमरान खान साहब भी सियासत से नाअहल हो जाते और इनकी जमात की रजिस्ट्रेशन भी मनसूख हो जाती। क्योंकि ये बात रिकॉर्ड पे आ चुकी है कि इनके पास ऐसे जराए से फंडिंग आती रही है जिनको हम आसानी से मुल्क दुश्मन करार दे सकते हैं। और अगर इलेक्शन कमीशन बर वक्त इनका फैसला करे तो ये खुद भी नाअहल होंगे और इनकी पार्टी की रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल होगी और इससे पिछला पूरा 2018 का इलेक्शन भी वॉइड हो सकता है कि जब एक पूरी पार्टी जिसको इक्तदार में लाया गया है वो नाअहल मगर ऐसे नहीं ये किसी ने गलत उम्मीद तो आपको नहीं दिला दी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो ज्यादा से ज्यादा उन फंड्स को जब्त कर सकता है और फिर वफाकी हुकूमत को लिख सकता है और फिर वफाकी हुकूमत ने फैसला करना है कि उस पार्टी पर बैन लगाना या नहीं लगाना, और वो वफाकी हुकूमत तहरीक इंसाफ की है। देखिए इलेक्शन कमीशन ने रजिस्ट्रेशन करनी होती है इलेक्टोरल पार्टीज की। अगर कोई पार्टी इलेक्शन कैंसिल हो जाए तो वो इलेक्शन लड़ने की और अपने इंतखाबी निशान की अहल नहीं रहती। कवानीन में ये इख्तियार तो है इलेक्शन कमीशन के पास कि जब वो सिंबल दे रहा होगा और तो उस वक्त देखेगा कि जी पार्टी ने सारे जवाबित की पासदारी की है नहीं की है। ये इख्तियार कहाँ है कि जी सिंबल ले लेगा, अगर पार्टी जीत गई है तो कानून इस हवाले से आपको लगता है इतना आसानी से हो जाएगा? देखिए शाहजेब, जो पार्टी की रजिस्ट्रेशन है वो जो पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है उसके तहत हर सियासी जमात को कुछ मतलूबा मेयार पूरा करना पड़ता है। अगर वो मतलूबा मेयार पे पूरी ना उतरे तो उसकी रजिस्ट्रेशन बरकरार नहीं रहती। और एक ऐसी पार्टी जिसकी इलेक्शन कमीशन से रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाए वो किस तरीके से अपनी इंतखाबी हैसियत को बरकरार रख पाएगी। मैं फिर भी ये कहूँगा कि देखिए ये बात 6 साल पहले तय हो जानी चाहिए थी और PTI और इमरान खान NRO के ऊपर आज तक सियासत करते रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के केसों का तो 1 महीने में फैसला हो जाता है, इमरान खान साहब के केसेस जो हैं 6-6 साल लटकते रहते हैं। अब वक्त आ गया है कि इलेक्शन कमीशन इस मसले को तय करे, इसका फैसला करे और कौम के सामने अब हकायक आ चुके हैं। स्टेट बैंक इस बात का सबूत इलेक्शन कमीशन को दे चुका है कि दर्जनों ऐसे अकाउंट हैं फॉरेन फंडिंग के जहां बाहर से पैसा आता था और वो अकाउंट PTI ने इलेक्शन कमीशन के सामने डिक्लेयर नहीं किए गए। और इस हवाले से उन्होंने हाफ कन्फेशन स्टेटमेंट तो दे दी है कि जी वो बाहर 2 कंपनियों से पैसा आता रहा, हमारे एजेंट्स बेज़ाब्तगी करते रहे। वो एजेंट्स जो है वो इमरान खान के साथ
अक्सर मीटिंग्स में भी नजर आते थे, उनकी तस्वीर भी अब शाये हो चुकी हैं, वो इनके खासुल खास मुकर्रबीन में शामिल थे। और अब अगर ये अपनी जान ये कह के छुड़ाना चाहते हैं कि जी एजेंट्स की गलती थी, तो ये उज़्र काबिल कबूल नहीं है। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी इमरान खान साहब पर है, चूंकि उनकी बराह रास्त निगरानी में ये सारे फंड पाकिस्तान मुंतकिल हो रहे थे। ऐसा इकबाल साहब, अब ज़ाहिर है कानूनी तौर पर यह मामला फौरी तौर पर तो होगा नहीं, तो या तो आप क्या कोई बैकडोर राब्ते के जरिए आप लोगों को उम्मीद दिलाई गई है कि इस केस के जरिए इस हुकूमत को चलता किया जा सकता है, या फिर आप क्योंकि अब सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं तो मार्च तक का टाइम गुजारना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन और फॉरेन फंडिंग केस इसमें अपने कारकुनों को एक्टिव रख के? जो नंबर 1 इशू है इस वक्त कानूनी महाज पर, वो फॉरेन फंडिंग केस है, जो कि बिला वजह से इल्तवा में डाला गया और उससे लीज ऑफ लाइफ मिल रही है इमरान खान साहब को। मैं फिर कहूंगा कि ये इमरान खान का एनआरओ है फॉरेन फंडिंग केस, और इस एनआरओ को अब वापस लेने का वक्त आ गया है। लिहाजा जहां एक तरफ हम पब्लिक साइड पर अपना प्रेशर रखेंगे, लॉन्ग मार्च भी करेंगे, इस्तीफे भी हमारे पास ऑप्शन है, इसके साथ साथ न सिर्फ ये हम फॉरेन फंडिंग केस को परसू करेंगे, बल्कि एक और केस है जिसमें कि इमरान खान साहब ने मिस डिक्लेरेशन की हुई है, और वो फुल प्रूफ केस है, उसमें इस बात का कोई गुंजाइश नहीं है कि ये बच सके। उसको भी हमारे वो जायजा ले रहे हैं और अनकरीब दाखिल करेंगे उसकी केस को अदालत में। वो कौन सा केस है जी? इनकी जमीन थी एक फिरोजवाला में, जिसके बारे में इन्होंने मिस डिक्लेरेशन की हुई है। एक जगह उसको अपनी इनहेरिटेंस शो किया हुआ है, दूसरी जगह उसको परचेज किया हुआ है, और इस किस्म की जो एनॉमली है वो खास तौर पे बहुत अयां है कि इतनी बड़ी वो मिस डिक्लेरेशन है कि वहां पर हकायक को छुपाया गया है, मिस डिक्लेयर किया गया है, और जो सादिक और अमीन की तारीफ है उसके ऊपर अगर तोला जाए तो वहां पर यकीनन जो इनको साकिब निसार साहब सादिक अमीन का ताज बिठाकर गए थे इनके सर पे, वो ताज बहुत आसानी के साथ उस केस में इंशाअल्लाह ताला उतर जाएगा। साहब, अब दायरा जब आप तफसीलात लेकर आएंगे तो पता चलेगा कि उसकी क्या मेरिट्स है और क्या नहीं है, जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सामने लाएंगे। मगर मौलाना फजलुर रहमान ने मरीम नवाज साहिबा के साथ खड़े होकर, आप लोग भी वहाँ मौजूद थे, कहा कि जी पिंडी की तरफ भी मार्च हो सकता है। फिर पीपल्स पार्टी ने कैटेगोरिकली कहा नहीं जी हम तो इस्लामाबाद ही मार्च करेंगे। नून लीग ने भी कह दिया कि जी उन्होंने राय दी थी, अभी फैसला नहीं हुआ है। तो ये राय आप लोगों से बात किए बगैर दे दी थी, या इस पर भी आप लोगों ने नजरसानी की है, या ये भी कोई बैकडोर राब्ते के नतीजे में ये नरमी आई है? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उस वक्त भी ये कहा था कि ये मार्च इस्लामाबाद भी हो सकता है और पिंडी भी हो सकता है, और इसका जो भी फैसला है वो पीडीएम की लीडरशिप करेगी। उन्होंने एक इम्कान का इजहार किया था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम पिंडी ही जा रहे हैं या इस्लामाबाद ही जा रहे हैं, उन्होंने ये कहा था कि उन दोनों में से किसी जगह हो सकता है। बहुत शुक्रिया। हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, ये फॉरेन फंडिंग केस, दीगर मामलात, क्या ओपोजिशन की उम्मीद दुरुस्त है, या ओपोजिशन को किसी ने उम्मीद दिला दी है, या ओपोजिशन महज मार्च तक के लिए आवाम को, अपने सपोर्टर्स को ये उम्मीद दिला रही है? देखिए शाहजेब साहब, सवाल तो आपका बड़ा ही वैलिड और जेन्युइन है, लेकिन मैं पिछले 2-3 दिन से ऑपोजिशन के बहुत ही जो करता धरता रहनुमा है उनसे यही बातचीत कर रहा हूँ, और आज भी मैंने इस सिलसिले में बात की। बल्कि आप ये समझे कि बात तलब कलामी हो जाती है, क्योंकि वो हमारे बहुत से ऐसे सवालात होते हैं, क्वेरीज होती हैं जिसका वो सही जवाब नहीं देते। वो कहते हैं भाई कि क्या हम जो है वो आप लोगों को जवाब दें कि आप हम अपनी हर चीज आपको बताएं, क्योंकि लग ये रहा है कि अब जो दोनों ऑपोजिशन की बड़ी जमातें हैं इनकी बैकडोर चैनल से इनकी कहीं ना कहीं गुफ्तगू हो रही है, और लेकिन ये बताना नहीं चाह रहे, क्योंकि शायद उससे इनकी जो मॉरल एक पोजीशन है उस पर असर पड़ता है। दूसरी तरफ जो हुकूमत है, हुकूमत जो है वो अपने मुसलसल ब्लंडर्स और अपनी गलतियों की वजह से वो अपने आप को मैं समझता हूँ कमजोर कर रही है। अब जैसा कि ये जो ब्रॉडशीट का मामला है, इसमें कुछ ऐसे हकायक हैं जो अभी तक सामने नहीं आए। वो जो साहब हैं मौसवी साहब, वो सिर्फ वो बात करते हैं जिसका उनको फायदा है, और हुकूमत जो है वो उसमें अपने आप को डिफेंड करने की भी कोशिश कर रही है, और इमरान खान साहब जो है वो उन साहब के जो दावे हैं उनको अपनी कामयाबी साबित करने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन
आने वाले 2-3 दिनों में इस हवाले से कुछ ऐसे हकायक सामने आएंगे कि जिससे उनकी भी पोजीशन खराब होगी, मूसवी साहब की भी, और हमारी जो हुकूमत है इसकी भी पोजीशन खराब होगी। थोड़ा सा मैं आपको सिलसिले में बता देता हूँ कि वजीर आजम इमरान खान साहब की इस जिस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं मूसवी साहब, इनके नुमाइंदों से जो इब्तदाई गुफ्तगू हुई थी 2020 में, उसमें ये तय पाया था कि ये सारा जो सेटलमेंट है इस गवर्नमेंट के, इस हमारी गवर्नमेंट का और इस कंपनी का 17 मिलियन पाउंड में ये सेटलमेंट हो जाएगा। और मूसवी साहब भी 17 मिलियन पाउंड ही चाहते थे, लेकिन फिर नामालूम लोगों ने नामालूम वजूहात की बना पर ये सारी जो डील है इनकी खत्म कराई, और अब इनको तकरीबन 32 मिलियन पाउंड जो है वो अब ये तकरीबन लेना चाहते हैं, और इसमें से बड़ी मेन रकम तो वो ले चुके हैं। तो कहाँ 17 मिलियन पाउंड था और कहाँ पे अब ये 32 मिलियन पाउंड ले रहे हैं। तो ये जो मिसमैनेजमेंट है और हुकूमत की जो गवर्नेंस है उसमें बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, इदारों की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, वुज़रा की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये खुद ही हुकूमत ऐसे हालात पैदा करेगी कि ऑपोजिशन जो कि अपनी कमजोर हिकमत अमली की वजह से हुकूमत को टफ टाइम नहीं दे सकी, तो हुकूमत अपनी गलतियों की वजह से ऑपोजिशन को कोई ना कोई जवाब देगी। और ये जो स्कैंडल है इसके आने वाले दिनों में इसके मजीद हकायक जब सामने आएंगे तो सिर्फ हुकूमत को एम्बेरसमेंट नहीं होगी, बल्कि हर पाकिस्तानी को एम्बेरसमेंट होगी कि जिस तरीके से कभी हमारा जहाज मलेशिया में जो है वो जब्त हो रहा है, जिस तरह से हमारी रकम जो है वो इंग्लैंड में जब्त हो रही है। तो जब पता चलेगा कौम को कि मामला तो 17 मिलियन पाउंड में तय हो रहा था, लेकिन अब बात जो है वो 32 मिलियन पाउंड तक पहुंची हुई है और सबूत भी सामने आ जाएंगे, तो खुद सोचे फायदा किसको होगा? फायदा तो ऑपोजिशन को होगा। अब ऑपोजिशन इसके बावजूद भी अगर हुकूमत जो है उसको टफ टाइम नहीं दे पाती, तो फिर ऑपोजिशन जो है वो या तो बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है या फिर बड़ी इनकॉम्पिटेंट है। हामिद मीर साहब, मगर ऑपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ इनकॉम्पिटेंट होने का साथ में सिलेक्टेड होने का बयानिया बनाया और ज़ाहिर हुकूमत नहीं गिरा पाए। अब करप्शन का तो बयानिया ही इमरान खान का बयानिया है। क्या ये इमरान खान के खिलाफ ब्रॉडशीट के $28 मिलियन का, साथ में ये जो फॉरेन फंडिंग केस है इसका, ये बयानिया बना के हुकूमत गिरा सकते हैं, जबकि बयानिया ही उनका है करप्शन का इनके खिलाफ? देखिए, इसमें जो फॉरेन फंडिंग केस है इस हवाले से हुकूमत जो है उसकी पोजीशन काफी कमजोर है, और हुकूमत जो है उसने सिर्फ क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में है तो कुछ हकायक जो हैं वो अभी तक इलेक्शन कमीशन तक नहीं पहुंचे हुए हैं। जो इस सारे मामले में जो इसके रूह रवा हैं वो अकबर बाबर साहब हैं। अकबर बाबर साहब जो है वो पिछले 6-7 साल से इस काम पे लगे हुए हैं। कुछ चीजें जो है वो उनके नॉलेज में भी नहीं है और उनकी एक्सेस जो है वो भी बड़ी लिमिटेड है। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में हुकूमत के अंदर जो एक इनफाइटिंग चल रही है उसकी वजह से कुछ ऐसी चीजें जो है वो अब सामने इस मामले में भी आने वाली हैं कि जिसमें एक दफा फिर वो तमाम लोग जो पिछले 10-12 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तब्दीली की अलामत समझ के इसको चंदा भी दे रहे थे, इसको फंड्स भी दे रहे थे, इसकी माली इमदाद भी कर रहे थे, तो उनको पता चलेगा कि उनके जो फंड्स थे वो इंग्लैंड से और कुछ मिडिल ईस्ट के ममालिक से वो भिजवाए तो गए, लेकिन वो तहरीक इंसाफ तक नहीं पहुंचे। तो उसमें एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो भी सामने आने वाला है। तो ये जो फॉरेन फंडिंग केस है इसमें बज़ाहिर हुकूमत दावा तो यही कर रही है कि जनाब इसमें इनकी पोजीशन बड़ी मजबूत है, बल्कि आप तो कहते हैं जी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून भी हमें हिसाब दे, तो बिल्कुल वो भी हिसाब दें। लेकिन बात तो असल में ये है ना कि तहरीक इंसाफ हुकूमत में है और तहरीक इंसाफ जो है वो कहती है दूसरों को कि वो करप्ट है। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ ने खुद अपनी पार्टी के नाम पे जो हासिल किया हुआ चंदा और फंड्स है उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया और उसमें मामला क्लियर नहीं है, तो फिर इनका जो अपना बयानिया है वो इनके अपने गले पड़ जाएगा। तो एक ये मामला, एक ब्रॉडशीट का मामला, एक फॉरेन फंडिंग केस है और एक और भी मामला है। तो 2-3 मामला जो इकट्ठे होके एक तूफान बन सकते हैं हुकूमत के लिए। लेकिन इसमें ये बात भी मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि इसमें इमरान खान साहब तो लूजर होंगे, लेकिन आसिफ जरदारी साहब को और नवाज शरीफ साहब को भी कुछ नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब का तज़किया आपने सुना। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और आप पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आज जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक रवा हफ्ते महंगाई की शरह में
2.22% की कमी आई है। खाने पीने की चीजों में महंगाई का इजाफे में 2 साल की कम तरीन तेजी आई है, यानी महंगाई कंट्रोल में आ रही है, मगर चीनी की कीमत में 3.21% का इजाफा हुआ है, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते भी चीनी की कीमतों में 7% का इजाफा हुआ था। दरामदाद और क्रशिंग सीजन के वक्त से पहले आगाज के बाद मुल्क भर में चीनी की कीमतों में कमी आई थी, जिसके दौरान चीनी की कीमतें 102 रुपए फी किलो से कम होकर 81 रुपए फी किलो हो गई थी। मजीद कमी की तवक्को थी, जिसका वजीर आजम और उनके वज़रा की जानिब से क्रेडिट भी लिया गया। 2 दिसंबर को वजीर आजम इमरान खान का ट्विटर पैगाम में अपनी टीम को कीमतें कंट्रोल करने पर मुबारकबाद देते हुए कहना था कि हुकूमत की कामयाब मुदाखलत के बाद चीनी की एक्स मिल्क कीमत 20 दिन में 20 रुपए फी किलो कम हो गई है, जबकि दरामदशुदा चीनी की कंट्रोल रेट पर दस्तयाबी और क्रशिंग सीजन के वक्त पर आगाज को भी यकीनी बनाया गया है। इसके 10 दिन बाद उनका एक और ट्वीट में कहना था कि मुल्क भर में चीनी गुज़िश्ता माह 102 रुपए फी किलो के मुकाबले में 81 रुपए फी किलो की औसत कीमत पर मिल रही है। मैं अपनी टीम को उनकी कामयाब हिकमत अमली पर मुबारकबाद कहना चाहता हूँ। लेकिन फिर चीनी की कीमत में कमी का रुझान सिर्फ 4 हफ्ते ही बरकरार रह सका। वज़ीर आज़म की 12 दिसंबर की ट्वीट के 1 हफ्ते बाद ही पीबीएस के जारी करदा अदाद-ओ-शुमार में कीमतों में दोबारा इजाफा सामने आना शुरू हो गया था। पीबीएस के 17 दिसंबर के अदाद-ओ-शुमार में चीनी की कीमत में 1% का इजाफा सामने आया। उसके अगले हफ्ते चीनी की फी किलो कीमत में 13 पैसे का इजाफा हो गया, जबकि उसके 1 हफ्ते बाद दिसंबर के आखिरी हफ्ते में चीनी की कीमत 2 रुपये इजाफे के बाद 84 रुपये फी किलो हो गई, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते चीनी की कीमत में 7.2% का इजाफा हुआ, जिसके बाद चीनी की फी किलो कीमत 6 रुपये इजाफे के बाद 90 रुपये 6 पैसे हो गई। और अब एक बार फिर मुसलसल 5वें हफ्ते चीनी की कीमत में 2 रुपये 89 पैसे का इजाफा हुआ है, जिसके बाद अब कीमत 92 रुपये 95 पैसे हो गई है। यानी कीमतों में कमी सिर्फ 4 हफ्ते ही रह सकी, जबकि इजाफा मुसलसल 5 हफ्तों से जारी है। उससे पहले 2 साल से इजाफा हो रहा था और ये औसत कीमत है। हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस हफ्ते चीनी 100 रुपए के ज़्यादा से ज़्यादा रेट पर भी फरोख्त हो रही है। शुगर मिलर्स ने भी कहा कि जल्दी क्रशिंग शुरू करने की वजह से रिकवरी कम हुई। साथ ही कहा कि गन्ना 300 रुपए फी मन मिल रहा है, इसलिए चीनी महंगी होगी। हुकूमत ने दोनों इल्जामात मुस्तरद कर दिए और कहा कि रिकवरी भी 10% से ऊपर रही और गन्ना भी 220 रुपए फी मन के रेट पर खरीदा गया है। हमारे प्रोग्राम में किसान इत्तेहाद के सरबराह ने भी इस बात की तस्दीक की, यानी खुद हुकूमत शुगर मिलर्स के दावों को मुस्तरद कर रही है, मगर कीमतें कम नहीं कर पा रही है और अवाम को 100 रुपए फी किलो तक चीनी दोबारा खरीदनी पड़ रही है। दूसरी जानिब दिसंबर की बरामदाद में 19% इजाफा देखा गया है और बरामदाद 2.3 अरब डॉलर्स रही। और इस 2.3 अरब डॉलर्स में अहम बात यह है कि टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदाद में नुमायां इजाफा हुआ है। दिसंबर के महीने में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदाद 1.4 अरब डॉलर्स रही। गुज़िश्ता साल दिसंबर में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदाद 1.14 अरब डॉलर्स थी, यानी टेक्सटाइल सेक्टर को भरपूर ऑर्डर्स मिल रहे हैं, वो फुल कैपेसिटी पर चल रहा है, इंडस्ट्री एक्सपेंशन की तरफ भी जा रही है, जो मईशत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। दूसरी जानिब दिसंबर के ही महीने में दरामदाद में भी 25% का इजाफा हुआ और गुज़िश्ता साल दिसंबर में 4 अरब डॉलर से बढ़कर वो 5 अरब डॉलर्स हो गई हैं। अब देखना होगा कि मईशत की बेहतरी के साथ दरामदाद का रुझान क्या रहता है, क्योंकि दिसंबर 2019 में तिजारती खसारा 2 अरब डॉलर्स था और अब 2.6 अरब डॉलर्स तक पहुंच गया है, यानी तकरीबन 30% का तिजारती खसारे में इजाफा हुआ। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करें। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने तालीमी इदारे 18 जनवरी से मरहलावार खोलने का ऐलान कर दिया है। ताहम पहली से 8वीं जमात तक के लिए स्कूल 25 जनवरी से खुलना थे, मगर वो अब 1 फरवरी से खुलेंगे। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 2417 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और मस्बत केसेस की शरह 5.99 रिकॉर्ड की गई, जबकि कोरोना से एक दिन में 45 अमवात हुई हैं। दूसरी तरफ दुनिया के कई मुमालिक में वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक 49 मुमालिक में अब तक 35 मिलियन डोजेस दिए जा चुके हैं, मगर पाकिस्तान अब भी कोरोना वैक्सीन के हुसूल के लिए कोशिशें कर रहा है। द न्यूज़ अखबार में आज शाया होने वाली वक़ार भट्टी की खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि हम कोरोना की वैक्सीन जल्द से जल्द हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ना किसी कंपनी को वैक्सीन का ऑर्डर दिया है और ना ही किसी ने हामी भरी है। डॉक्टर फैसल सुल्तान का मजीद कहना था कि वैक्सीन के लिए चीनी, रूसी और बरतानवी कंपनी से बातचीत चल रही है। कुछ कंपनीज ने डेटा जमा करा दिया है, जबकि दीगर से मजीद डेटा मांगा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।